हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों को स्वागत। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। पिछले हम लोगों ने उसके बारे में बस इतना समझा था कि भौतिक अवसंरचना जो आधारभूत स्तंभ थे चार, उनमें से दो में कि भौतिक अवसंरचना के अंदर जो 6 उपसमूह में बांटा गया था उनको बताया था मैंने, और स्वशासन के अंदर जो 4 उपसमूह में बांटा गया था उसके बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लोग वो जो दो पहले पढ़े थे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे भौतिक अवसंरचना के जो 6 उपसमूह थे उन्हीं में डिस्क्राइब करूँगा। पहला उसमें क्या है क्या नहीं है, इस टाइप से पूरे 6 को डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद स्वशासन के बारे में जो 4 दिए हैं उपसमूह तो उनको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, अब बारी बारी से करते हैं। अपन पहले अपन लिख लेते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पिछले लेक्चर में अपन पहला पढ़ा था जो आधारभूत स्तंभ है, कौन सा? भौतिक अवसंरचना। ये पहला आधारभूत स्तंभ था इसका, जो 4 दिए हैं। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर में कितने आधारभूत स्तंभ दिए? 4 दिए गए, उनमें से पहला है भौतिक अवसंरचना। इसके अंतर्गत अब उन्हें 6 चीज़ें पढ़ी, 6 उपसमूह में बांटा गया था। कितने में? 6। एक बात देखते हो कौन से वो 6। सड़क अवसंरचना, सड़क अवसंरचना। ठीक है, पहला कौन सा था? सड़क अवसंरचना। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। सड़क अवसंरचना मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 3 साल का विजन रखा है कि हमको 3 साल में कि सभी सड़कों से संबंधित जितनी भी हैं, चाहे वो 4 लेन हाईवे होगा, 6 लेन हाईवे, और जो ग्रामीण सड़क है उनमें भी परिवर्तन करना, मतलब शीघ्रता से कार्य करना है और बढ़िया एक ऐसी अवसंरचना विकसित करना है सड़कों की जिससे कि परिवहन में सुगमता पूर्वक हो। जैसे कि मान लो पहले टोल प्लाजा लगे हुए, तो टोल प्लाजा वो पहले स्लिप वगैरह से कटती थी कि भैया टोल प्लाजा लगेगा और आगे बढ़ते जाओ, तो इससे क्या होता है बहुत भारी मात्रा में देखना हो तो 1-1 किलोमीटर तक जाम लगे रहते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होती समस्या होती थी। तो इस समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 2020 से प्रारंभ किया गया, जब से कि फास्टैग मतलब टोल प्लाजा से कैसे निपटाया, तो उन्हें फास्टैग सिस्टम आ गया। उन्होंने कि सीधा फास्टैग सीधा स्कैन किया आगे बढ़ो। तो इससे क्या हुआ, अब वो जो पहले जाम लगता था अब वो जाम नहीं लगता है, कंटिन्यू क्रम बाई क्रम चलते रहते हैं। तो इससे क्या हुआ, जाम नहीं लगता है, जाम नहीं लगता है तो यहाँ इसका जो समय अवधि दे के हमको वहाँ तक पहुँचना है तो उसमें भी परिवर्तन हुआ है। क्योंकि पहले जो बीच में रुकावट होती थी वो रुकावट नहीं है, और सड़कें भी पहले कैसे नहीं, गड्ढे थे कहीं कहीं, अब बढ़िया एकदम हाईवे बने हुए हैं, सुपर लेन चल रहे हैं, मतलब 6 लेन हो गए, 4 लेन हो गए, और नए नए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसी में एक दो सबसे पहले जो चंबल वाले का जिक्र किया गया, चंबल प्रोग्रेस वे, इसको याद रखना कार्यक्रम में, इसमें कार्यक्रम को बोला गया है चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, रास्ता। तो इसमें क्या, इसके लिए बोला गया, इसमें क्या हुआ कि अब कोई भी अपने कोई भी हो, चाहे ये वाला हो हाईवे हो, जो दूसरा हो, इसमें क्या होता है बीच में कहीं वन भूमि आ गई या फिर खनिज से संबंधित आ गई, तो इनकी स्वीकृति बहुत देर में मिलती थी कि 6 महीनों कटे रह गए, अभी डाली सालें कट गई कि स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। तो अब क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ये बोला है इस कार्यक्रम के तहत कि जल्दी से जल्दी शीघ्र से स्वीकृति मिले इन्हें। क्या मतलब शीघ्र से शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए। चाहे वो अब वन भूमि बीच में आ रही है तो मैंने बोला है कि वन विभाग से कि मतलब बहुत जल्दी शीघ्र से स्वीकृति दो, जिससे क्या है सड़कों का निर्माण किया जा सके। ये अपना वो विजन जो है उसको अपन लक्ष्य रखे गए उनको अपन पा सकें। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, चंबल प्रोग्रेस वे में जो आसानी होगी, ऐसे ही इसमें क्या ये हो गया 6 लेन हो गया, 4 लेन हो गया, ये क्या सड़क अवसंरचना के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। सुपर कॉरिडोर हो गए, अपने देखा होगा कि सुपर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिससे कि आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो।
अब इसमें सबसे पहले जो इस सड़कों का जो आवागमन होता है उसमें अधिकतर कच्चे माल की आपूर्ति होती है। व्यापार की दृष्टि से देखे जाए तो कोई भी होगा, जहाँ फल से ले लो, सब्जी ले लो, दूध ले लो, इन सभी का एक दूसरे पर पहुंचना, जहाँ तक मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है हमने कि मान के चले इंदौर से पहुंचना है, अब जम्मू कश्मीर जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, तो ये सब चीज़ों में शीघ्र से शीघ्र पहुँचे, लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले और सड़े गलने या खराब होने से बचा जा सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सड़क अवसंरचना को रखा गया। ठीक है, इसमें चंबल प्रोग्रेस भी हो गया, इसमें 6 लेन आएगा, 6 लेन, 4 लेन, सुपर कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है, ये सब चीज़ें पे ध्यान दिया गया। फास्ट टैग टेक्नोलॉजी, फास्ट टैग है शायद, 101 का चेक करना, फास्ट टैग है, फास्ट टैग, ठीक है, ये सब चीज़ें सड़क अवसंरचना के अंतर्गत है। ठीक है, अपन इसके बाद दूसरा जो है हम लोग, अब दूसरा जो दिया गया है वो है यात्रा एवं पर्यटन। यात्रा तथा पर्यटन। ठीक है, अब इसका दूसरा उपसमूह है यात्रा तथा पर्यटन। अब जो पर्यटन मध्य प्रदेश सरकार ने जो ऐसे कौन सा मानसून पर्यटन है उनको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध हुई है। जैसे मानसून पर्यटन है, पचमढ़ी हो गया, जब मौसम आता बिल्कुल हरी भरी हो जाती है तो लोग पर्यटन की दृष्टि से, इसलिए इसको पर्यटन नगरी के नाम से भी जानते हैं। पर्यटकों की रानी भी बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ की जो वहाँ की स्थिति है, मतलब जब जलवायु पानी वानी गिरता है मानसून के समय तो बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, तो सब लोग अधिक से अधिक लोग पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, इसके लिए दूसरी कि जो जब पानी मानसून वाला आता है, जो वर्षा वाला मानसून होता है, वर्षा ऋतु आती है, तो उस समय क्या होता है नदियों भी उफान पे आते हैं, तो नदी टापू विकसित किए जाते हैं, जलप्रपात वगैरह हो गए, तो इन सबको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया उसमें कायम में अगर मानसून पर्यटन के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा इसमें, मानसून पर्यटन। दूसरा हो गया इसके तहत एक कार्यक्रम चला है बफर में सफर, बफर में सफर। ठीक है, बफर में सफर कार्यक्रम चला, इस कार्यक्रम के तहत मानसून पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन ले उसके ले लो राष्ट्रीय उद्यान ले लो, राष्ट्रीय उद्यान, इसी के तहत बोला गया इन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रखा है यात्रा पर्यटन के अंतर्गत कि जो 2 टाइगर सफारी की ये स्थापना विकास करेंगे। कितनी? 2 टाइगर सफारी, 2 टाइगर सफारी का विकास करेंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान होंगे। इसके लिए इन्होंने 3 राष्ट्रीय उद्यान, कौन से 3 चुने हैं, 3 में से किसी में हो सकता है। पहला है पेच, ले लो, पेच है, कान्हा और बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान चुने हैं इन्होंने, जिनमें से 2 राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर सफारी बनाई जाएगी। अब ये नहीं बोला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा, 3 में से कोई भी हो सकता है जिसमें टाइगर सफारी विकसित की जाएगी। ठीक है, इन्होंने रखा। अब ये यात्रा वाला है, इसमें लोक, जैसे महाकाल लोक बनाएंगे। ठीक है, सर्किट हाउस का विकास करेंगे, सर्किट हाउस। ठीक है, ये वगैरह है। और इसके अलावा फिर उसमें ग्रामीण पर्यटन को विकास करेंगे, ये भी बोला इन्होंने, ग्रामीण पर्यटन। ग्रामीण पर्यटन मतलब, ग्रामीण पर्यटन से मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसे मुरैना में बटेश्वर हो गया। ठीक है, मंदिरों को महत्व दिया जाता कि अब विकास किया जाता, पहले उनको संरक्षण दिया है तो उनका संरक्षण किया जाता, तो उनको विकसित किया जाए, उन पर अधिक से अधिक खर्च करके सरकार कर रही है जिससे कि पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। ये ग्रामीण पर्यटन में हो जाएगा। भेड़ाघाट ले लो, इसमें गुफाएं आ जाती हैं बहुत सी, हर जगह की, बिलौआ की गुफाएं हो गई।
ये बलगुआ की गुफाएं हो गई। जो ग्रामीण क्षेत्र पे जो भी पर्यटक बने हुए मंदिर हो गए बहुत से, उनको भी संरक्षण दिया जाता है। इन सब चीज़ों पे ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, तो वहाँ के जो पर्यटक जाएंगे तो वहाँ उससे क्या, वहाँ राजस्व प्राप्त होगा पर्यटकों के माध्यम से। तो सरकार के माध्यम उन क्षेत्रों का विकास भी कर सकता है और सरकार के पास भी पहुँचेगा। ठीक है, इनके बाद देखते हैं अपन कौन ग्रामीण ट्रैवल पर्यटन। कौन सा? ट्राइबल पर्यटन। ठीक है, ट्राइबल पर्यटन जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको जो विकसित किया जाएगा, उनको वहाँ भी पर्यटक को बढ़ावा दिया जाता है। उनकी संस्कृति, कला, ये सब चीज़ को देखते हुए लोग जाते हैं, तो उनको संरक्षण देने की जरूरत है और सरकार दे भी देगी, इसलिए इसके अंतर्गत रखा है ट्राइबल पर्यटन में। ठीक है, ट्राइबल पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन पढ़ लिया। मानसून हो गया, बफर में सफर कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय उद्यान, तो टाइगर सफारी हो गई। ये अपन और लोक सर्किट हाउस बनाए जाएंगे, जैसे कि अभी चित्रकूट में बनाए जा रहे हैं, महाकाल लोक बनाया गया, ओमकार सर पे चल रहा है। जैसे हर जिला बाई जिला में जितने भी इस जिले बाई जिले पर स्तर पर जो भी है, मैहर हो गई, शक्तिपीठ है, दतिया पीताम्बर पीठ है, तो इनको भी संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वहाँ पर्यटक अधिक से अधिक आएँ और विकसित हो क्षेत्र में। पर्यटकों के आने से वहाँ से क्या है, क्षेत्र का विकास तो होता ही है, उनका प्रसिद्धि भी होती है, जो आते हैं वहाँ के हम वो देखते हैं ये सब चीज़ों। ठीक है, अब अपन तीसरा पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है यात्रा एवं पर्यटन तो हो गया। तीसरा कौन सा है? कल पढ़ाया था मैंने, पढ़ाओ देखा हो तो, नगरीय विकास तथा आवास। ठीक है, ये इसका तीसरा उपसमूह है, नगरीय विकास तथा आवास। जो नगरीय विकास के अंतर्गत नगरों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया है, जिसमें कि वहाँ की पर्यावरण की दृष्टि से देखी जाए तो जो अपशिष्ट है उसका निपटान बेहतर तरीके से किया जाए। ये सब चीज़ें, क्योंकि ठोस अपशिष्ट वगैरह जो शहरों में ज़्यादा पनपता है, क्योंकि व्यापार यहीं हो रहा है, कारखाने वगैरह हैं और मंडी है, उनसे भी अपशिष्ट निकलता है, तो उनका निदान अच्छे से हो, क्योंकि अगर इनका निदान अच्छे से नहीं होगा तो यह बीमारियाँ पनपेंगी। ठीक है, और अब तो नगरीय जो विकास से जो भी अपशिष्ट निकल रहा है उससे ऊर्जा भी बनाई जा रही है, बायोमास ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब के लिए सबसे पहले तो पर्यावरण से निपटना है, हमको पर्यावरण प्रबंधन करना है, सीवरेज प्रबंधन करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ की जो ऊर्जा है उस जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। रूपटॉप सौर ऊर्जा जो रूपटॉप प्लांट चल रहा है कार्यक्रम तय, उसके तहत कि जो शहर में जो अधिक से अधिक यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है, तो उससे निपटा जा सके, जिससे कि जलवायु परिवर्तन में अपन को मदद मिलेगी। ठीक है, कम से कम होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या ई वाहन चलाए, ई वाहन चला रहा है। ठीक है, और यहाँ के सोलर रूपटॉप हो गए, सोलर रूपटॉप। ठीक है, सोलर रूपटॉप चलाए जा रहे हैं कि छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके तहत बायोमास ऊर्जा हो गई। ठीक है, और इसके तहत अब यहाँ जो विकास में सीवरेज प्रबंधन होगा, सीवरेज प्रबंधन। ठीक है, यहाँ की कौशल विकास के लिए, कौशल विकास के लिए सरकार इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। इंक्यूबेशन जो सेंटर हैं वो स्किल्ड को डेवलप करते हैं। ठीक है, कौशल विकास के अंतर्गत आता है। तो जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को इन्होंने क्या है रोजगार देने की बात बोले, प्रतिबद्ध रहे कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत। लेकिन उसके लिए उन्होंने इंक्यूबेशन जो सेंटर खोले हैं, इन कौन से इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन जो सेंटर खुले हैं, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के 7 जिले शामिल है इसके अंदर। कितने?
सात। चार तो महानगर याद करने की दृष्टि से चारों महानगर ले लो। कौन कौन से हैं? इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया। ठीक है, चीज चार महानगर का। इसके बाद जो है पांचवा है सागर, छठवा है सतना, ठीक। और जो सातवा है, छठवा सतना सातवा हो गया उज्जैन। ये सात से आपको याद रखना है कि पूछ सकते हैं कि जो इनक्यूबेंसर जो सेंटर लगाया जाता है वो कितने, मतलब कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं, तो कोई से भी पूछ सकते हैं। तो अपन को याद रखना है कि कितने, 7 जिले, 7 जिले, ठीक है। इसके अंदर कितने, 7 जिले आते हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और सागर, सतना, उज्जैन। तो यहाँ के 1 लाख युवाओं को, इनके कितने, इसके 1 लाख युवाओं को, 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, ठीक है। इन 7 शहर के, 7 जिले के 1 लाख 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात बोली गई है, ठीक है। ये कौशल में हो गए। अब यहाँ के जो खाद्यान्न में देखी जाए तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो यहाँ के जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, तो उनको क्या खाद्यान्न वितरण करवाया जाता है सरकार की तरफ से। तो उनके लिए क्या क्या बोला गया है इन्होंने कि जो दीनदयाल रसोई योजना है उसके माध्यम, अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से जो बट रहा था खाना वो वितरण करवाएंगे। जितना दिया जाता है 35 किलो दिया जाता है, 35 किलो के लगभग दिया जाता है गेहूँ वगैरह, वो कम दर पर तो उनको उपलब्ध हो रहा है। उसके बाद जो दीनदयाल रसोई योजना चली है और जहाँ जो रैन बसेरे बने हैं वहाँ के लिए इन्होंने बोला कि 5 रुपये में पेट भर थाली कोई भी खा सकता है, कोई भी जो गरीब वर्ग है, जो निचले वर्ग है, जो फुटपाथ पर सोता है, फुटपाथ तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तो 5 रुपये दे, और 5 रुपये में रात्रि भी रुक सकता है। रात्रि रुकने के लिए विश्राम घर बनाए जाएंगे, इन्होंने बोला रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, तो रात्रि में रुक सकते हैं, कंबल वगैरह में सब मिल जाते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जो फुटपाथ वगैरह पर रहने लेटे रहते हैं, सोते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई। कौन कौन सी 2 योजना का जिक्र किया गया इसके अंतर्गत, इसको मिटा देते पहले, ठीक है। ये 7 पढ़ ले होंगे। कौन कौन से 2 योजना है खाद्यान्न के लिए? दो योजना चलाए जा रहे हैं। अंत्योदय योजना, ठीक है। दूसरी जो है दीनदयाल रसोई योजना, ठीक। इसके तहत खाद्यान्न का वितरण कराया जाता है, ठीक है। जो मैंने बताया वो सब चीज़। 2 योजना याद रखना, अंत्योदय योजना और दीनदयाल रसोई योजना। ये कहीं पूछ लें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर इन 2 योजना को जिक्र किया गया है इसलिए, ठीक है। जैसे खाद्यान्न वितरण में सहायक है और इसके माध्यम से 5 रुपये में पेट भर खाना मिलता है, ठीक है। और रैन बसेरे बने हुए हैं, यहाँ लोग रुक सकते हैं, 5 रुपये में ही कंबल वगैरह सब उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। ये हो गई खाद्यान्न के अंदर। अब देखते हैं कि अब इसमें बोला अपन ने नगरीय विकास वगैरह, ये आवास, आवास मतलब जो इसके अंदर बोला गया जो EWS जो सर्टिफिकेट बने हैं उन लोगों को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में आवास की सुविधा उपलब्ध कराएगी, ठीक है। आवास की सुविधा प्रदान करेगी या उपलब्ध करेगी।
ठीक है। ये सब चीज़ें इनमें आवास के अंदर बोला गया। ये था नगरीय विकास तथा आवास। ठीक है, अपन इसका चौथा पढ़ते हैं। चौथा आएगा जल। इनको भी मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, 3 पढ़ लिए अपन। अभी चौथा इसका आएगा उपसमुदाय जो है भौतिक अवसंरचना, वो है जल। ठीक है, एक मिनट दूंगा बोर्ड। ठीक है, जल। जल के अंतर्गत जो शामिल किया गया, सबसे पहले तो ये बोला गया कि जो जल है, स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे हम सभी लोगों को नल जल कनेक्शन के तहत। कौन सा? नल जल कनेक्शन। ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, पेयजल आपूर्ति के लिए उन्होंने बोला कि नल जल कनेक्शन हम सभी लोगों को, जितने मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ये प्रदान करवाएंगे। ठीक है, दूसरा जो सिंचाई पे जो खर्च होता था, मतलब पानी वेस्टेज में चला जाता है, फालतू चला जाता है, उसकी जगह उन्होंने बोला कि कुशल सिंचाई प्रणाली, कुशल सिंचाई प्रणाली। अब इसमें कुशल सिंचाई प्रणाली में जो ड्रिप सिंकल सिंचाई हो गई, ये वगैरह जो आती है, अपने कहाँ से? इजराइल से मदद मांगी कि हमें कुशल सिंचाई प्रणाली में अग्रणी होना है, करवा, मदद करो हमारी। तो इसके माध्यम से अपन को इजराइल के जो आए हैं, उन्होंने प्रशिक्षण किया है कैसे कैसे ध्यान दिए कुशल सिंचाई प्रणाली। इसमें आती है, इसमें एक तो रेनगज आती है। कौन सी? रेनगन। ठीक है, ड्रिप संकल्प सिंचाई प्रणाली हो गई। ठीक है, ये सब ड्रिप संकल्प, फुब्बारे सिंचाई हो गई, ये सभी सिंचाई के माध्यम। इसमें क्या होता है? कम पानी में पौधे को जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तीसरा जो सीवरेज का जो वेस्टेज है, ये सीधे नदियों में मिलता है। सीवरेज वेस्टेज हो गया वेस्टेज, तो ये क्या नदियों में मिलता है। तो इस पर पाबंदी लगाई हुई कि इसका अच्छे से प्रबंधन करो, ये नदियों में ना मिले, तो नदियों का भी जल स्वच्छ रहे। और जो कारखानों से वेस्टेज निकलता है, कि अपशिष्ट निकल रहा था, वो भी नदियों में ना मिले। ठीक है, जो तालाब है उनका संरक्षण किया जाए, झील वगैरह उनका भी संरक्षण करना, जिससे कि अपन को भविष्य में पानी की समस्या उपलब्ध ऐसी ना आए कि पानी की समस्या बहुत बिगड़ आ जाए। अब ये तो सबको पता है कि पानी की अभी कितनी किल्लत पड़ी हुई है हर जगह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं अपन सिंचाई जल के लिए। ठीक है, जो 5वां है जो है वो कौन सा है? ऊर्जा। ऊर्जा। ठीक है, अभी वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों जो सोर्स हैं ऊर्जा उत्पादन के, ठीक है, इन सभी से हो रही है। वो 29,000 मेगावाट की समथिंग हुई इस बार, कि जो दोनों को मिला के कितनी 29,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पन्न किया। इसको शीघ्र से शीघ्र और अधिकतर नवीनीकरण ऊर्जा की ओर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा के जो साधन हैं, जो स्रोत हैं, उनको संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम बचे हुए हैं। अगर उनका अपना उपयोग कर लेंगे तो फिर आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी आ रही वो उपयोग नहीं कर पाएगी, बचेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। इसलिए धारणीय अवधारणा अपनाती हुई इसमें नवीनीकरण स्रोतों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया वो अधिकतर सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास ऊर्जा हो गई, ये इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। पन बिजली से जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो हो गई। ठीक है, इन सभी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो और जो अभी अपने यहाँ जो वाहन जो पेट्रोलियम है, इन पर अपन निर्भरता बनी हुई है। आत्मनिर्भर का मतलब ही है कि दूसरों पर निर्भरता कम से कम करना। ये नहीं बोल रहा है कि पूर्ण रूप से निर्भर किसी पर ना रहें, लेकिन फिर भी अपन अभी जितने हैं उससे कम से कम दूसरों पर निर्भर होना ही आत्मनिर्भर की ओर ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। पेट्रोलियम के लिए अपन बाहर से आयात कर रहे हैं, उसके माध्यम से कितना अपने विदेशी मुद्रा भंडारण वो खर्च हो रहा है, तो उनका संरक्षण किया जाए। और इन सभी चीज़ें हैं उन पर कम से कम आश्रित होना ही आत्मनिर्भर कहलाता है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं इसके लिए कि अपन जो बायोडीजल जैव ईंधन पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है,
जैव ईंधन में अपने यहाँ देखो जेट्रोफा की खेती को बढ़ावा दिया जाता है, जेट्रोफा हो गई, मक्का, इन दोनों से इथेनॉल लिया जाता है, इथेनॉल से ठीक, इथेनॉल ऊर्जा की ओर ध्यान दिया जाता है। इससे क्या होगा कि अपन दूसरों पर निर्भर कम रहेंगे, अपन जो बायोडीजल, इससे पर्यावरण प्रदूषण पर भी कम प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की अकॉर्डिंग ऊर्जा है, मतलब पर्यावरण मित्र एनर्जी है ये, ठीक है। और अपने यहाँ जो वाहन है उनमें कौन से ई वाहन का प्रयोग की जोर दिया है कि ई वाहन यूं चला जाता है कि ई वाहन के माध्यम से सरकार सब्सिडी भी देती है कि ई वाहन पर जोर दे रही है कि जिससे कि परंपरागत जो साधन है वो स्वच्छ बने रहें और अपनी जो पेट्रोलियम के माध्यम से दूसरों पर निर्भर है तब बनी हुई वो कम से कम हो, ठीक है। ये जेट्रोफा, मक्का, इथेनॉल, ई वाहन और अपनी जो बायोमास ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, तो इन सभी पर ध्यान अधिक से अधिक आकर्षित किया जा रहा है, ठीक है। और जो कॉरिडोर बने हुए हैं तो ग्रीन कॉरिडोर एनर्जी भी चलाया जाता है वहाँ, उसके माध्यम से जो बगल में जो लगाया जा रहा है, साइड में पेड़ भी लगाया जा रहा है, वहाँ सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि विंड भी लगी हुई है। अपने देवास ले लो, मध्य प्रदेश में रतलाम ले लो, इन दोनों जगह पवन ऊर्जा की अनुकूल दशा है, तो वहाँ उन दोनों पे अभी जो लगाए, ठीक है, लगाया वो ऊर्जा भी प्राप्त की जा रही है अपन को, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये ऊर्जा के बारे में आएंगे। अपन को स्वच्छ ऊर्जा सतत रूप से बनी रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरों पर कम से कम निर्भरता हो, तो इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं छठवां, परिवहन तथा लॉजिस्टिक, ठीक है। परिवहन तथा लॉजिस्टिक, जो परिवहन में वही आ जाएंगे, सब सड़कें अच्छी होंगी तो जो परिवहन जो अपने यहाँ टैक्सी चलाए जा रहे हैं, जो लॉजिस्टिक मतलब जो होता है कि जो व्यापार के जितने भी कारोबारी केंद्र हैं, व्यापार करने के लिए जो भी सामान लगता है, सब चीज़ें एक ही केंद्र पर उपलब्ध होंगी, ठीक है। यहाँ सड़कें भी अच्छी होंगी, परिवहन की भी सुविधा होगी, यहीं उत्पादन भी यहीं करो, यहीं से परिवहन की व्यवस्था करवाएंगे, यहीं से मार्केटिंग होगी, यहीं से निर्यात को भी किया जाएगा, ये सभी चीज़ें। और यहाँ सुविधा पूर्वक सरकार इनको क्या कर देती है, बिजली उपलब्ध करवाती है, भूमि करवाती है, पानी की आवश्यकता पड़ने पर पानी भी प्रोवाइड करवाती है। ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, परिवहन तथा लॉजिस्टिक के अंतर्गत, ठीक है। तो परिवहन में क्या है, जो सार्वजनिक परिवहन पर वो ध्यान दिया जाता है, चाहे वो व्यापारिक केंद्र के लिए हो, चाहे वो यात्रियों के लिए हो, सभी पे सुविधाजनक कौन सा है, सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ावा दिया जाता है। और जो लॉजिस्टिक में तो मैंने बताया जो कारोबार केंद्र है कि यहाँ सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो व्यापार की दृष्टि से लाभदायक हो, चाहे वो उत्पादन हो, वितरण हो, इनमें जो भी सुविधा लग रही हैं, जैसे कि भूमि की मैंने बता दिया, ये सभी चीज़ें लॉजिस्टिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये सभी, इन सभी का उद्देश्य एक ही है कि अपने यहाँ जो उत्पादन है उस पर ध्यान दिया जाए और उसका बेहतर तरीके से उसका वितरण भी हो, और वितरण लोगों तक पहुँच, बहनीय पहुँच हो, मतलब समय पूर्व, मतलब कम समय में, जो सही समय में मैं मान के चलो कि मुझे ज़रूरत है, आवश्यकता होगी, अब उस आवश्यकता मिल ही नहीं पा रही, तो सरकार का दायित्व है कि हमें सही समय पर लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भौतिक अवसंरचना के अंतर्गत आती हैं। अपने यहाँ तो लॉजिस्टिक में जो सेज वगैरह बनाए गए, IT पार्क बनाए जा रहे हैं, सेज हैं जो बनाए गए हैं, तो ये लॉजिस्टिक, जो मल्टी लॉजिस्टिक बनाया जा रहा है, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत रखी गई हैं। पीतमपुर हो गया, अपना जो मांगल्या हो गया, ठीक है, ये लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया। अभी अपने यहाँ होशंगाबाद में लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है, उसको भी याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें भौतिक अवसंरचना के अंतर्गत। अब अपन इसका जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है, सुशासन, ठीक है। अपन ने अभी एक पढ़ लिया, जो एक आधारभूत स्तंभ पढ़ लिया है, दूसरा अपन जो पढ़ रहे हैं वो है सुशासन। सुशासन के अंतर्गत 4 उप समूह बने हुए हैं, उनको अपने क्रम बाई क्रम इसी प्रकार देखते हैं, ठीक है, आगे भी। सुशासन, ठीक है, इसके अंतर्गत भी कितने समूह, उप समूह है, 4 उप समूह है, ठीक है, 4 उप समूह है।
जिसमें पहला अपन देखते हैं कौन सा है, ठीक है। इसका जो पहला ऑप्शन वो है, सुशासन में पहला कौन सा आएगा, एक मिनट, नगरों को इसका पहला है लोक सेवा प्रदाय, ठीक है, लोक सेवा प्रदाय पहला है इसका। अब ये लोक सेवा प्रदाय है, इसके अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी आएगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक, ई गवर्नेंस भी आएगा, और सरकारी खरीद, ये पहला है, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके अंदर कितने, लोक सेवा प्रदाय होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गई और सरकारी खरीद भी हो गई। अब ये लोक सेवा प्रदाय होता क्या है, इसके बारे में समझ। लोक सेवा मतलब सरकार की दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है कि हमें अपने लोगों को, मतलब हमारी जनता जो है प्रदेश की, उसको सेवाएं उपलब्ध करवानी सही समय पर। जैसे कि एजुकेशन की, शिक्षा की होगी कि हमें योजना चलाती कि हमें सभी वर्गों को शिक्षा देनी है, शामिल करना है, तो इसके लिए वो निःशुल्क कार्यक्रम भी चलाए जा रही है कि भाई SC ST वंचित वर्ग जितने उनको भी शामिल किया जाए, और EWS वालों को भी छूट दे रही है, पिछड़े वर्गों को भी छूट दी जा रही है। तो ये सब लोग एजुकेशन में होगी। ऐसे स्वास्थ्य में अस्पताल केंद्र खुले जा रहे हैं, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सिविल अस्पताल हो, इन पर भी वो ध्यान दिया जा रही है। और समय समय पर गाँव आंगनबाड़ी के माध्यम से जो आशा कार्यकर्ता हैं, ANM कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें, कम से कम बीमार, अधिक से अधिक स्वस्थ रहें। अगर स्वस्थ रहें तो कार्यदक्षता भी अच्छी रहेगी। ये सब चीज़ें, चाहे वो महिलाओं के लिए आयरन फॉलिक एसिड की जो स्किल्स एनीमिया है जो भी है, ठीक है, उसकी ओर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, स्किल्स एनीमिया की तरफ कम से कम किया जाए। ये सब लोक सेवा के अंदर, इसके अंदर इंटरनेट की सुविधा भी दी जा रही है, ठीक है, इंटरनेट की सुविधा हो गई। उसके अलावा लोक सेवा प्रदाय में जो अपने मूल निवासी बन रहे हैं कि एक समय दे दिया उन्होंने कि इतने समय में मूल निवासी बन जाएगा, कि आय सर्टिफिकेट बन जाएगा, ये सब चीज़ें सुविधा देने का कार्य है। और भी सरकार की तरफ से सार्वजनिक वितरण के माध्यम से खाद्यान्न की सुविधा दी जा रही उपभोग के लिए। ये सब जो लोक सेवा प्रदाय लिखा है, तो ये उसी के अंतर्गत है कि सरकार का दायित्व रहता है कि हमें अपने लोगों को, हमें प्रदेश के लोगों को सारी जितनी सुविधा दी जा रही है वो शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध हो सके उनकी, ठीक है। दूसरा है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शब्द, इमर्जिंग मतलब होता है उभरता हुआ। अभी जो तकनीकी उभरती हुई तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, उसके बाद होगी रोबोटिक्स हो गई, ये सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इमर्जिंग, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर क्षेत्र में फील्ड में उपयोग करना चाह रही, चाहे वो जोखिम भरे क्षेत्र में, विशेषकर वो जोखिम भरे क्षेत्र हैं, जैसे ज्वालामुखी वाले हो गए, जो विस्फोट आपदा हो, वहाँ पर जो अपने जो लोग जाते हैं उनकी कम से कम हानि हो, और इनकी जो कार्यदक्षता वो अच्छी रहती है, ठीक है। रोबोटिक्स बनाए जा रहे हैं, अब तो देखो रेलवे स्टेशनों पर भी चैटबॉट से लगा दिए गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हर जगह, बैंकों में देख लो तो केरल की बैंक धनलक्ष्मी बैंक है, उसमें भी रोबोटिक्स बिठाया है। हर जगह अपने इंदौर में देखो तो रोबोटिक्स लगा दिए उन्होंने, सड़क पर जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ये भी मध्य प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, जिससे कि हम दूसरे राज्यों से बेहतर बने। एक तरह से आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश कार्यक्रम है, इसी का मतलब ही है कि अपने आप को इतना बेहतर स्थिति बनाना है कि अपने एक ऐसा विकसित राज्य विकसित करना है, जिससे कि हम और अन्य राज्यों की, अदर राज्यों की हम आपूर्ति चेन बन सकें, सप्लाई चेन बन सकें। तो हमारे इससे क्या होगा, हम हर राज्य को प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारी बस धन की आपूर्ति भी बढ़ेगी। तो जिससे क्या होगा, हम कल्याणकारी भी कार्य कर सकते हैं, राजस्व बढ़ता है, कल्याणकारी भी करेंगे और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे। ये सब चीज़ों पर ध्यान दिए रही, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। अपन देखते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का तो मतलब सभी जानते ही होंगे कि ई गवर्नेंस मतलब जो प्रशासन है उसमें सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग हो जाए। ऐसे इंटरनेट का प्रयोग करने लगे, कंप्यूटर का, फैक्स,
ईमेल, ये सभी चीज़ों का प्रयोग जब प्रशासन में होने लगता है तो उसे बोलते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, इससे सबसे बड़ा ये फायदा ई गवर्नेंस के जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके, बेहतर तरीके से और शीघ्र से शीघ्र हो रहा है, लोगों को लाभ उचित समय में पहुंच रहा है। ठीक है, इनके माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से हुई। इसके लिए क्या उन्होंने बोला है, FIR सीधे घर 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 पर तुम FIR कटवा सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से कटवा सकते हैं, जा सकते हैं, ये FIR के माध्यम, और भी चीज़ें हैं, सेवाएं जो डोर टू डोर उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस के माध्यम से। अब जो है वो है सरकारी खरीद। जो सरकारी खरीद में क्या है, देखो इसमें क्या है, कृषि के माध्यम से लो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लोगों की जो कम, मान के चलो कि बाजार में उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार क्या करती है कि भैया कृषकों को ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े, उदासीपन ना आए कि हम ये खेती कर रहे हैं इसका हमें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो उदासीपन ना बना रहे। तो इसी के लिए सरकार उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार इनकी खरीद कर लेती है, जो भी इनकी वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन किया है उसकी। ठीक है, वो कर लेती है, या फिर चाहे वो कोई व्यापारी वर्ग है उनको भी इनको छूट दी जा रही है कि भाई तुम कहीं से भी खरीदो, तुम्हारा जो टैक्स है उसमें हम कमी कर देंगे। ये सब चीज़ें चल रहा है, तो ये सरकारी खरीद के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अपन ने पहला वाला जो पढ़ा है सुशासन का वो कौन सा है, लोक सेवा प्रदाय, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, सरकारी खरीद, अपन ने पहला उपसमय पढ़ लिया है। अपन को ऐसे 3 और उपसमय पढ़ना है इसके अंतर्गत, जो 4 थे। ठीक है, दूसरा जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, पहला अपन ने पढ़ लिया जी, दूसरा का पारदर्शिता। पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, ठीक है, सार्वजनिक भागीदारी है, ठीक, ये सब चीज़ें क्या है, पारदर्शिता हो गई, जवाबदेहिता, सार्वजनिक भागीदारी, ये दूसरे के अंदर 3 पॉइंट दिए हैं, 3 से 4। जो पारदर्शिता मतलब जो भी सरकार कार्य कर रही है उनकी जनता को जानकारी होना चाहिए, इसके अंदर इसको बोलते हैं पारदर्शिता। मतलब सरकार ने जो भी कोई कानून बनाया है तो उसको सरकार की जानकारी है, कर्तव्य है कि लोगों को इसका पता होना चाहिए, और जो भी इस नियम बनाए जा रहे हैं उनका भी, क्या वो मीडिया के माध्यम से करवाएं या दूरदर्शन पर प्रसारित करवा के, मतलब न्यूज के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंच सके इसकी, इसको बोलते हैं पारदर्शिता। मतलब खुले पटल पर कार्य करना सरकार को, ठीक है, ये बोलते हैं पारदर्शिता। ठीक है, अब दूसरी जवाबदेहिता मतलब ये होती है कि हर व्यक्ति या जो कर्मचारी उसकी अपने उच्च स्तर के अधिकारी के प्रति जवाबदेह है, जो भी तुमको कार्य सौंपे गए हैं तो उसको तुम्हें पूर्ण करना है, और उनको अपन को वो करवाना है। अपने कोई काम दिए, अपन ने उसको पूर्ण किया, तो अपना दायित्व है कि हमने पूर्ण कर लिया, उसकी जानकारी हम अपने उच्च अधिकारी है उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, ये सब चीज़ आती जवाबदेहिता हमें। ठीक है, मान के चलो आपको कोई काम सौंपा है, आपको कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से, तो मान के चलो अभी जो चल रहा है कि जो कार्यक्रम चलाया ना, मध्य प्रदेश में बहुत सी योजना चल रही है, कोई सी भी योजना ले लो, अपन लाडली बहना योजना ले देखते हैं कि लाडली बहना योजना का कर्तव्य सरकार का है कि लोगों तक उचित समय पैसा पहुँचे से ढंग से। अब ई गवर्न प्रशासन जो होता है उसके माध्यम से ही क्रियान्वयन किया जाता है कोई भी वो, सरकार ने तो क्या शासन बना दी, अब इसको इम्प्लीमेंट का काम कौन का है, वो करता है, कौन है, वो प्रशासन करता है। अब प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है लोगों के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, कि सरकार ने हमें जो दायित्व दिए हैं उसको हमें लोगों तक सही समय, उचित समय में प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके ये। और जो सार्वजनिक भागीदारी, ये दूसरा तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक भागीदारी। तो इसका मतलब होता है जो भी सरकार नीति या नियम या कोई कानून बना रही है उसमें सभी लोगों की भागीदारी होना। ठीक है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं पर सभी लोगों की भागीदारी, जन की भागीदारी होनी चाहिए, जनता की उसमें भागीदारी हो। कैसे होगी, अब मान के चलो कि कानून बन रहा है तो अपने यहाँ की जो सरपंच तुमने नियुक्त किया है, एक सरपंच नियुक्त किया, वो अपने ब्लॉक लेवल पर जाता है कि वहाँ जो भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसकी जानकारी उसको प्रोवाइड करवाई जाती है, वो आप लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सब चीज़ें तो इसी माध्यम से बोलते हैं कि सार्वजनिक भागीदारी का बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि जो भी कार्य किए जाएंगे उनका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो सकेगा। ठीक है, ये अपना दूसरा हो गया पारदर्शिता, जवाबदेहिता। अब अपन तीसरा पढ़ते हैं, इसका जो तीसरा पॉइंट था
विनियमों का सरलीकरण, विनियमों का विनियमों को सरलीकरण आएगा। इसके अंदर क्या कानून में आ गए, कानून नियम आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें सरलीकरण। अब कैसे सरलीकरण होगा, मतलब एक विंडो खिड़की बनाई जाएगी। मतलब सरकार ने जो उद्योग संबंधी नीति 2014 बनाई थी, तो उसमें क्या बोला था कि हम सिंगल विंडो खिड़की का प्रयोग करेंगे। सिंगल विंडो खिड़की का मतलब ये होता है एकल पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल बनाओ कि वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हों, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, वहाँ से हमें सुविधा मिल सके, वहाँ से हमें उसकी जिसकी हम जानकारी लेना चाह रहे हैं वहाँ से हमें जानकारी प्रोवाइड हो सके। इसको बोलते हैं सिंगल खिड़की, ठीक है, विंडो। तो ऐसा ये बोला है कि नियमों में भाई सभी नियमों का कानून ने उदारपन बनाए कि ऐसे तो कोई मान के कोई व्यापार करने आया है अपने यहाँ निवेश किया, तो उसको टैरिफ जो शुल्क होता है, जो आयात शुल्क होता है, उसमें कमी कर देंगे और उससे बोलेंगे भाई आओ तुम्हें भूमि उपलब्ध करवा रहे हैं, सब चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हम सारी चीज़ें आपको सुविधा दे देंगे, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो लैंड की हो, चाहे वो मतलब श्रम की हो, पूंजी की हो, आपके लिए सब चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी, ठीक है। ये सब नियमों को सरलीकरण से कानून नियमों में उदारपन आएगा, तो अधिक से अधिक अपने यहाँ कोई भी चीज़ उसका विकास होगा। अब एक तहसील लेवल पे का जो जनता है उनका कार्य क्या रहता है, तहसील लेवल पर आगे पड़ता है, तो तहसील लेवल पे जितने भी कार्य कानून है उनको उदार बनाया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, पहले क्या समय कि भाई ये एग्जैक्ट समय से कि नहीं, तो अब क्या है तो लोग उदार हैं, तो इनके सरलीकरण किया गया है, दबाव नहीं बनाया जाता, तो उस काम में उस समय में बोल देते हैं आ जाओ जो कि काम कर देंगे तुम्हारा, ठीक है, हो जाता है। तो ये क्या विनियमों का सरलीकरण किया गया है, सीधी सीधी बात है। इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, कोई बाहर का व्यक्ति है, और जो लोग जो जुड़े रहे उनमें विश्वसनीयता आएगी प्रशासन के प्रति, ठीक है, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। चौथा जो है अपना वो है मानव संसाधन, मानव संसाधन, ठीक है। चौथा कौन सा है, मानव संसाधन तथा शिकायत निवारण तंत्र। शिकायत निवारण तंत्र। अब जो मानव संसाधन, मान के चलो कि अब जनसंख्या तो बहुत है, अपने यहाँ 7 करोड़ जनसंख्या लगभग है, जो 7 करोड़ जनसंख्या है प्रदेश की, इसमें मानव संसाधन कैसे बनाया जा सके, कि उनका उपयोग कैसे किया जा सके। मानव संसाधन ऐसे बनाया जा सकता है, जो जनसंख्या है, क्या है, जनसंख्या, जो जनसंख्या है उसको क्या, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देकर, शिक्षा उपलब्ध कराकर, ठीक है, प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएं अपन, ये सब चीज़ें, तो इससे क्या बेहतर मानव संसाधन बनाया जा सकता है। ये सब चीज़, इससे हम ये 3 चीज़ों मिला के बेहतर मानव संसाधन बना सकते हैं, उस जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं, जो जिससे कि ऐसे ही बोल सकते हैं जनसंख्या लाभांशी बोल सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक जनसंख्या जो है वो लाभ के प्रति मतलब कार्य करेगी, बेरोजगार नहीं रही, कार्य करेगी, चाहे वो अपना स्टार्टअप करे, चाहे वो नौकरी करे, कुछ भी करेगी, अधिक से अधिक मानव संसाधन बनाने का उद्देश्य है इनका, कि अपने जितनी जनसंख्या मानव संसाधन में कन्वर्ट होगी, जिस राज्य की या जिस देश की जनसंख्या जितनी अगर मानव संसाधन में कन्वर्ट हो गई तो वो राज्य प्रगति या विकसित की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से विकास करता है। ये सब चीज़ मानव संसाधन के अंतर्गत आ गई। ये 3 चीज़ें उसमें होना चाहिए। किसी भी जनसंख्या उसको अगर प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएं तो मानव संसाधन में कन्वर्ट हो जाता है। शिकायत निवारण तंत्र, अब इसके लिए प्रशिक्षण के लिए क्या किया, सरकार स्किल्ड कार्यक्रम चलाए जा रही, बहुत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से किए जा रहे हैं, या फिर जो अपने भोपाल में स्किल्ड पार्क ही बनाया गया है, स्किल्ड यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें समय समय पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। अब क्या ये शिकायत निवारण तंत्र, ये शिकायत निवारण तंत्र मतलब शिकायत निवारण तंत्र ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो शिकायत कहाँ करेंगे कि हमको ये इतने उचित समय में सेवा मिलना चाहिए, 1 महीने के अंदर समय दिया था कि 1 महीने के अंदर हम आपको ये चीज़ उपलब्ध करवाएंगे। तो जब शिकायत निवारण तंत्र, तो हम
उसकी शिकायत कहाँ करेंगे, नई सुविधा हमको उपलब्ध नहीं होती उतने समय में, तो हमको शिकायत कहाँ करेंगे। तो इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र है भी विकसित किया जा रहा है कि भाई अगर आपको उचित समय में कोई सेवा दी जा रही है, अगर प्राप्त नहीं हो रही, तो उसकी तुम शिकायत कर सकते हो। ठीक है, शिकायत कर सकते हो। उसके माध्यम से उस पर जो भी सरकार के माध्यम से आपको फिर उस पर बहुत कड़ाई से पालन करने के लिए बोलेगी उसको, और आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। ये सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है। आज अपन लोग ये 2 ही पढ़ेंगे, अब 2 जो बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अपन को याद रखना है। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। अपन को, हम लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो चीज़ पढ़ा है वो याद रह जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन आए तो अपन को दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो, सीधे अपन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो अपन बना पाएँ उस क्वेश्चन का। अपना उद्देश्य ये है कि जो क्वेश्चन आया उसको अपन पूर्ण कर पाएँ, पढ़ तो इसीलिए रहे ना। तो ये सब चीज़ अपन देखते हैं। तो ये आज आप कल जो पिछला लेक्चर था उसमें तो मैंने बस 2 के बारे में बताया था, और 2 को आज डिस्क्राइब किया है। ये सब चीज़ें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। अपन ये देखते हैं कि अब जो क्लास तो ठीक है कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो कार्यक्रम चलाया गया, सरकार ने चलाया गया, इसके पीछे बहुत से उद्देश्य हैं, वो भी बताऊँगा मैं। जी चाह रहा हूँ ये बता दूँ पहले, फिर उद्देश्य ही बताऊँगा कैसे क्या किया जाएगा, क्यों किया जा रहा है। अपन को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब ये होता है कि सभी राज्यों में अपन सप्लाई चेन बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को, जितने चाहे बेरोजगार युवा हों, चाहे जो रोजगार में लगे हों, जो अधिक से अधिक युवा हैं अपने यहाँ, उनको रोजगार में कन्वर्ट करना है। रोजगार में अब सरकार के पास इतने पद तो नहीं है कि इतनी वैकेंसी तो नहीं निकालती कि जनसंख्या अनुपात में जैसे युवा बढ़ रहे हैं तो उसी अनुपात में वैकेंसी निकलती रहे। अब हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा है कि अपन यहाँ 4 साल से देखें, 2017 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, 18 के बाद नहीं आई। तो ये सरकार इसलिए बोल रही है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मतलब कुछ अपना नया स्टार्टअप करो। इसके लिए हम स्किल्ड प्रोवाइड करवाएंगे आपको, स्किल्ड पूंजी की व्यवस्था करेंगे। बहुत से ऋण के लिए उन्होंने सुविधाएं दी हैं, योजना चलाई हैं, उनके माध्यम से आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये इसके माध्यम से अपन को स्किल्ड प्रोग्राम है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आत्मनिर्भर है, ये पूर्ण, ये नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल पूर्ण रूप से बनो। अपन निर्भर तो रहें, लेकिन कम से कम निर्भरता बनी रहे। अपने यहाँ इतना विकास कर लिए और दूसरों पर भी अपन को जो भी बनाना है उसके, अब अपने यहाँ जितने उत्पादन हर चीज़ का कर लेंगे, बाहर से अपन को आयात तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देगा कि कम से कम निर्भर बने, कम से कम अपन निर्भर रहें दूसरों पर, अपने यहाँ विकसित करें, अपन एक सप्लाई चेन की ओर बढ़ें, जिससे कि वो राज्य को विकसित की ओर जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। और इसकी जो है वो रोड मैप, हर चीज़ रोड मैप के नाम से मैंने डिसाइड किए। रोड मैप 2023 रखा है समय उन्होंने कि कोई सुविधा जो दी जा रही है इसके माध्यम से वो 6 महीने में भी पूरी हो सकती है, 1 साल में भी। जो समय दिया उस नियत समय में आपको जो सुविधा दी जा रही है वो प्रदान हो। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई। हम लोगों ने कल जो डिस्कस बताया था उसको भी पढ़ना है एक बार, इसको भी देख लेना। ये सब चीज़ें हैं। आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो हमारा जो चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर करें, जिससे कि ये जो लाभ आप ले रहे हो वो सभी लोग ले पाएँ। ठीक है, सभी लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँच पाएँ। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके बाय, मिलते हैं बाय।